हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज मैं आप लोगों की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट का नाम है कार्ब धातु रसायन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। कौन सी यूनिट चालू कर रहा हूं? यूनिट 4 चालू कर रहा हूं, जिसका नाम कौन है? कार्ब धातु रसायन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं इस यूनिट से रिलेटेड जितनी भी इसकी बेसिक चीजें हैं उनको बता देता हूं। मतलब टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं, क्योंकि जब मैं इसकी कुछ बेसिक चीजों को आप लोगों के लिए बता दूंगा तो बेसिक चीजें जब आप लोगों को समझ में आ जाएंगी ना, तो एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। कहां यार, इस यूनिट में हम लोग इस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं, या इस यूनिट में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। आगे बात सुनिए। तो यूनिट को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिट के नाम पर। पहले तो आप यूनिट के नाम पर फोकस करो। ठीक है ना। यूनिट का नाम कौन है? कार्ब धात्विक रसायन। तो देखो, कार्ब का मतलब कौन होता है? कार्बन। और धात्विक का मतलब कौन होते हैं? ये मेटल, मतलब धातु होती है। तो देखो इधर देखो, कार्ब का मतलब तो कौन होता है? कार्बन। और धातु का मतलब कौन होती है? मेटल। ठीक है ना। और इनके बीच में क्या होता है? बंध होता है, बॉन्ड होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन तथा धातु से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इनका अध्ययन या इनकी स्टडी जिस केमिस्ट्री में हम करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, अर्थात कार्ब धातु रसायन। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को। बे कंपाउंड जिनमें कार्बन तथा धातु के बीच में बंध पाया जाता है, उन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर देख लो भैया, वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा धातु के बीच में बंध पाया जाता है, उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अर्थात कार्ब धात्विक यौगिक। और जिस केमिस्ट्री में इनका अध्ययन करते हैं, जिस केमिस्ट्री में इनकी स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों को पता है यहां पर कौन है? कार्बन एटम, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेटल के साथ। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल के साथ अगर कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो कार्बन एटम पर पार्शियल कौन सा हुआ? नेगेटिव चार्ज। तो मेटल पर कौन होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यहां पर कार्बन की विद्युतता, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है यार, जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज ही होगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल की विद्युतता कम होती है। ठीक है ना। तभी तो मेटल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बात आप लोगों को अच्छी तरीका समझ में आ गई ना। तो मैं इस तरीका से बोल सकता हूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों में, अर्थात कार्ब धात्विक यौगिकों में, कार्बन एटम किसी ऐसी मेटलों से जुड़ा होता है कि जिसकी विद्युतता कार्बन एटम से क्या होती है? कम। अगर कार्बन एटम से कम होगी तो कॉमन सी बात है, कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और मेटल पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और वैसे भी हम एक चीज तो अच्छी तरीका से जानते हैं, समझते हैं कि मेटल पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। मतलब 95% केसों में मेटल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीका से जानते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने जो यूनिट पढ़ाई है उन यूनिटों में आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ चुके हो कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आती है? पॉजिटिव में। आगे की बात आप लोगों को अच्छी तरीका समझ में। एक बार फिर बता देता हूं भैया कि कार्ब धातु रसायन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि कार्बन तथा धातु के बीच में बंध होता है, तो इनसे यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। उन यौगिकों को, उन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है ना। और इनका अध्ययन हम जिस केमिस्ट्री में करते हैं, जिस विज्ञान में करते हैं, जिस रसायन विज्ञान में करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या कार्ब धातु रसायन। ये होता है इसका बेसिक। अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल। बिल्कुल, आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे ही एग्जांपल आप लोगों को सामने आएंगे, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए कि हाँ सर अब समझ में आ गई। क्योंकि इन एग्जांपलों को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं इन कंपाउंडों का। और खूब आप लोगों ने 11th में भी पढ़े हैं, 12th क्लास में भी पढ़े हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े, और अब बीएससी फाइनल में तो इनका बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करोगे। कैसे? इनके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अर्थात कार्ब धातु रसायन के एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है ना। तो देखो ये लो, RMgX कौन? RLi। ठीक है ना। उसके बाद R2SN, R4SN,
R2Hg और भी ETC एक्सेट्रा बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं। इधर देखो यहां पर मैंने कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों के एग्जांपल लिए हैं, कार्ब धात्विक यौगिकों के एग्जांपल लिए हैं। इधर देखो यहां पर हम लोगों के कार्ब, देखो भाई सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लो, क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की पहचान क्या होगी, हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अभी इसी चीज का डिस्कशन तो कर रहा था मैं इससे पहले कि जिनके बीच में, जिन कंपाउंडों में मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो समझ जाना आप लोग के वो कंपाउंड कौन से होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक बार फिर बता देता हूं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिकों की पहचान करना बता देता हूं कि अगर धातु मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो समझ जाना ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे, इन एग्जांपलों से इस चीज को क्लियर कर देता हूं। इधर देखो, देखो आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम कौन होती है, मेटल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृद धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम मेटल होती है, सभी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। और मैग्नीशियम यहां पर किससे जुड़ी है, आर से, और आर कौन होता है, एल्किल ग्रुप। और आप लोगों को पता है कि एल्किल ग्रुप में तो कार्बन प्रेजेंट होता है। भाई एल्किल ग्रुप में सब आ जाते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो मेथिल के अंदर कितना कार्बन होता है, 1। एथिल में कितने कार्बन होते हैं, 2। प्रोपिल में कितने कार्बन होते हैं, 3। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। इसका मतलब समझिए आप लोग। चलो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। आर की जगह पर मैं मेथिल ग्रुप लिख देता हूं, तो मैंने लिख दिया CH3MgX, ठीक है ना। अरे मैग्नीशियम की जगह पर तो मैग्नीशियम लिख दिया, X की जगह पे X लिख दिया। वैसे X की जगह पे यहाँ पर FCl, Br, I कुछ भी हो सकता है, क्योंकि X यहाँ पर किसको शो कर रही है, हेलोजन फैमिली को। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली में कितने मेंबर आते हैं, 4। FCl, Br और I, इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। और R कौन होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल की जगह पर मैंने कौन सा, मेथिल ग्रुप ले लिया। तो गौर से देखो आप लोग, यहाँ पर कार्बन से कौन सी मेटल जुड़ी है, मैग्नीशियम। इसका मतलब कार्बन तथा धातु के बीच में, कार्बन तथा मेटल के बीच में बंध बन रहा है। और अगर कार्बन तथा मेटल के बीच में बंध बन रहा है तो ऐसे कंपाउंडों को ही तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस चीज से पता लग गया हम लोगों को कैसे है कि यहाँ पर कार्बन मेटल के साथ जुड़ी हुई है, और अगर कार्बन मेटल के साथ जुड़ी हुई है तो ये RMgX हमारा कौन सा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर बता देता हूं भैया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों की पहचान ये होगी कि कार्बन किसी मेटल से जुड़ी होगी। अगर कार्बन किसी मेटल से जुड़ी हुई, ठीक है ना, तो उन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर R एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन कौन सी मेटल से जुड़ी हुई है, मैग्नीशियम से। तो हम लोगों को तुरंत पता लग गया कि कार्बन मेटल से जुड़ी हुई है, तो ये कंपाउंड कौन से होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बाकी का इसको देख लो, यहाँ पर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, लिथियम के साथ। इस वाले को देखो, यहाँ पर कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, SN कौन होती है, टिन। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि टिन भी कौन होती है, मेटल ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर R कितनी, SN से जुड़ा हुआ है, पता है ना। यहाँ पर SN की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और यहाँ पर SN की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। हम अच्छी तरीके से जानते हो कि SN 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो SN+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, और एक SN+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। SN का मतलब पता ना, SN किसको बोलते हैं, टिन को बोलते हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 होता है, ठीक है ना। अब बात करता हूँ R2Hg। Hg के बारे में आप सभी जानते हो कि Hg मेटल होती है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर मेटल होती है Hg, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं, ये कौन है, खोल इधर देखते हैं, R2Hg। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि Hg की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +2। देखो Hg केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होती है। और Hg की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। मतलब Hg जो अपनी स्टेबल फॉर्म होती है वो +2 के अंदर ही शो करता है। और वैसे भी Hg एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वो भी कौन सी करती है, +2, ठीक है ना। SN दोनों शो करती है, SN+2 भी शो करती है और +4 भी शो करती है। बाकी के लिथियम के बारे में तो जानते हो कि लिथियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी एक ही तो है यार, ठीक है ना। लिथियम के बारे में हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। और यहाँ पर मैग्नीशियम से 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, +2 होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम कौन होती है, क्षारीय मृद धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है। और एल्कलाइन अर्थ मेटलों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, जिसमें आपका मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, सब मैग्नीशियम कैल्शियम सब पे +2 चार्ज होता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो 11th-12th क्लासों से। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई ना, कि कार्बन अगर किसी धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो कार्बन तथा धातु,
कार्बन किसी धातु से जुड़ा हुआ है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्ब धातु यौगिक, या ऐसे बोल सकता हूं कार्बन तथा धातु से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, कार्ब धातु की यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जिस केमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं, जिस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ये तो होता है इस यूनिट का बेसिक, ये तो होता है इस यूनिट का बेसिक, मतलब इस यूनिट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। तो एक चीज तो अब तस्वीर क्लियर हो गई। क्या तस्वीर क्लियर हो गई, कि ये तस्वीर क्लियर हो गई कि यार हम कोई ऐसे कंपाउंडों का डिस्कशन करने वाले हैं जिनमें कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, कार्बन किसी के मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस केमिस्ट्री को हम क्या केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो तस्वीर क्लियर हो गई ना आप लोगों के सामने कि कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, उसकी स्टडी या उसकी केमिस्ट्री पढ़नी है हम लोगों को। अब जितने भी टॉपिक आए उनको अच्छी तरीके से देखते चलना, ये इसकी क्या हो जाती है, बेसिक चीजें हो जाती है, ठीक है ना। लास्ट में सौबातन की एक बात और बता देता हूं इसके बारे में। सौबातन की एक बात यही है कि कार्बन मेटल के साथ जुड़ा होता है, ऐसे कंपाउंडों को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, और जिस केमिस्ट्री में इसकी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये इस यूनिट का बेसिक हो जाता है। अब आगे इस यूनिट के टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो मिटा देता हूं और अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, हम लोग अगले टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, धात्विक कार्बोनाइल। धात्विक कार्बोनाइल, कार्बोनिल, ठीक है ना, धात्विक कार्बोनिल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेटेलिक कार्बोनाइल। मेटेलिक कार्बोनाइल, ठीक है ना, धात्विक कार्बोनाइल मतलब मेटेलिक कार्बोनाइल। अब इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग, धात्विक कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है, मेटेलिक कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है। इधर देखिए आप लोग, ठीक है, टॉपिक का नाम है यहां पर धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल। तो सबसे पहले तो वो टॉपिक के नाम पर जाओ। धात्विक का मतलब वो किसी मेटल की बात कर रहा है। और एक बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रख लेना कि जब भी कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हो रही है ना, तो आप लोग समझ लेना मेटल या तो 3D की होगी, या फिर 4D की होगी, या 5D की होगी। एक बात चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि जब भी कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेटल और लिगेंडो की बात हो रही हो कहीं पर, तो एक चीज तो अपने दिमाग में ले आना आप लोग तुरंत ही, कि यहां पर जो मेटल की बात हो रही है वो मेटल या तो 3D की होगी, या फिर 4D की होगी, या 5D की होगी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट ही करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी आवर्त सारणी में, हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, 4, एस, पी, डी और एफ। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन उनमें सबसे ज्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर में मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई, इनका पूरी का बहुत अच्छी तरीके से बेसिक करवाया था मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे की बात आप लोग समझ में, कि जब भी कभी कहीं पर भी मेटल और लिगेंडो की बात करी हुई, तो तुरंत ही दिमाग में एक चीज तुरंत क्लिक कर लेना अपने दिमाग में, कि यार यहां पर मेटल तो या तो 3D की होगी, या फिर 4D की होगी, या 5D की होगी। कहने का मतलब ये हुआ मेटल डी ब्लॉक की होगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मेटल किसकी होगी, डी ब्लॉक की होगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो धात्विक, इसका मतलब मेटल की बात हो रही है, मेटल या तो 3D की हो सकती है, 4D की हो सकती है, 5D की हो सकती है। और कार्बोनाइल, आप लोगों को पता है कि कार्बोनाइल लिगेंड हम किसको बोलते हैं, सीओ लिगेंड को बोलते हैं। ये कार्बोनाइल लिगेंड होता है ना, वो कौन होता है, सीओ लिगेंड। सीओ कौन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सुनो मेरी बात ध्यान से, सीओ कौन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको लिगेंड के रूप में हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। अरे उसी तरीका से यार, जैसे कि H2 किसका सूत्र होता है, H2 किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी H2 को लिगेंडो में हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। खूब पढ़ा बीएससी सेकंड ईयर में, आप लोगों को पता है H2O को कौन बोलते हैं, जल बोलते हैं, लेकिन लिगेंडो में हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। इस H2O को लिगेंडो में हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, अमोनिया का होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, अमोनिया का होता है। NH3 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का होता है। लेकिन लिगेंडो में इसको एमेमीन बोलते हैं हम लोग, लिगेंडो में हम इसको क्या बोलते हैं, एमेमीन बोलते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसी तरीका से CO कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और लिगेंडो में इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ये CO कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कौन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको लिगेंड हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। जैसे H2 को हम एक्वा बोलते हैं, NH3 को हम एमेमीन बोलते हैं, उसी तरीका से CO कार्बन मोनोऑक्साइड को लिगेंडो में हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। तो बात क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई कि वे कंपाउंड जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई हो तो उन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं, धात्विक कार्बोनाइल अर्थात मेटेलिक कार्बोनाइल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से मेरे स्टेटमेंट को दोहराता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि वे कंपाउंड जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल जो लिगेंड होता है वो किसी मेटल के साथ जुड़ा होता है तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, धात्विक कार्बोनाइल अर्थात मेटेलिक कार्बोनाइल। ठीक है ना। किस तरीका से, इधर देखो मैं यहां पर CO की बात कर रहा हूं। CO कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको लिगेंड में मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बोनाइल बोल रहा हूं। और माना कि ये किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना, माना कि ये किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई है। कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो CO एक लिगेंड होता है और मेटल से जुड़ेगा तो कॉमन सी बात है कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल और लिगेंडों के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अर्थात उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि ये टॉपिक का मतलब कौन है, धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल का मतलब क्या है कि जिनमें कार्बोनाइल लिगेंड या अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई हो तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मेटेलिक कार्बोनाइल, ऑर्गेनोमेटेलिक बोल दो। क्योंकि आपको पता है ये कौन है, कार्बन है, ये कौन है, मेटल है। आप लोगों को ये चीज तो मैंने पहले से क्लियर कर दी कि केमिस्ट्री किस में अध्ययन कर रहे हैं, इन सभी चीजों का हम कौन सी केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन है, ऑर्गेनो का मतलब कौन हो गया, कार्बन, और सॉरी ऑर्गेनो का मतलब कौन हो गया, कार्बन, और मेटेलिक का मतलब कौन हो गया, मेटल। मतलब कार्बन और मेटल के बीच, कार्बन तथा मेटल से मिलकर बने कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल की। तो यहाँ पर CO लिगेंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ। ये मेटल या तो 3D की हो सकती है या फिर 4D की हो सकती है या 5D की हो सकती है। ठीक है ना। कार्बोनाइल लिगेंड तथा मेटल से मिलकर बने कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कार्बोनाइल। ठीक है ना। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं आप लोग सामने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। ठीक है ना। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना बना देता हूं। अनुनादी संरचना बनाने के बाद फिर इसकी कुछ चीजें और है उनके बारे में और डिस्कशन करता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है ना। देखो भैया ध्यान से समझना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूरी तरीके से समझने रखें। वास्तव में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस में, और मैं चाहता हूं कि ये प्रत्येक स्टूडेंट को आनी चाहिए। इसकी मेटल और कार्बोनाइल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, अनुनादी संरचना, वो प्रत्येक स्टूडेंट को आनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छे लॉजिक निकलेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करने में, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इधर देखो आप लोग, ठीक है ना, आप लोगों को पता हमारी केमिस्ट्री किसकी चली है, मेटल की और CO की। क्योंकि टॉपिक का नाम कौन सा डरा हुआ है, धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल। अर्थात मेटल से हमें कौन से लिगेंड को जोड़ना है, CO लिगेंड को जोड़ना है। CO लिगेंड को हम कौन सा लिगेंड बोलते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड बोलते हैं। तो इधर देखो आप बोर्ड की तरफ देखो, यहां पर ये कौन है, अपनी मेटल है। ठीक है ना। और ये कौन है, अपना कार्बोनाइल लिगेंड है। ये कौन है, अपना कार्बोनाइल लिगेंड। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, CO लिगेंड की। भैया एक बार फिर सुन लेना, CO कौन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको लिगेंड में हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोनाइल बोले, लिगेंड में इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बोनाइल। ठीक है ना। ये CO लिगेंड की क्या है, स्ट्रक्चर है, CO लिगेंड की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और मेटल के साथ ही कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। एक बार फिर देख लो इधर, ये कौन हमारी मेटल है। ठीक है ना। ये कौन सा है, ये कार्बोनाइल लिगेंड है, कार्बोनाइल लिगेंड है। ये स्ट्रक्चर जो बनाई है ये मैंने किसकी बनाई है, कार्बोनाइल लिगेंड की। ये मेटल के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। और आप सुनो मेरी बात ध्यान से, जो लॉजिक वाली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, कि एक बात जो मैंने आप लोगों से BSc सेकंड ईयर में भी बोली थी, और BSc सेकंड ईयर में मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जब भी कभी, पहले हिंदी मीडियम वाले आप लोग सुनना, कि जब भी कभी उप सहसंयोजक बंध को जब हम सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जिसकी तरफ तीर जा रहा है उस पर तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और जिससे तीर जा रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। एक बार फिर सुन लेना, मैंने ये बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों के सामने कि जब भी हम कभी उप सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं तो जिससे तीर जा रहा है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस पर तीर जा रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अभी मैं प्रूव कर दूंगा, पहले लाइन को दिमाग में क्लियर कर लो कि सर ने क्या बोली है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग सुनना, कि जब भी कभी हम लोग
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से समझना कि जब भी कभी हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ एरो जा रहा है ना उस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, और जिससे एरो जा रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। एक बार फिर सुनना इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कभी हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ एरो जा रहा है उस पर तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, और जिससे एरो गया है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। कैसे? इधर देखो आप लोग, एक बात बताओ मुझे यार कि यहां पर कार्बन से एरो किसकी तरफ जा रहा है? मेटल की तरफ। ये कौन सा बंध है? उपसहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। हम चाहते हैं कि इस उपसहसंयोजक बंध को हम किस में कन्वर्ट कर दें? सहसंयोजक बंध में, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड में। तो मैंने क्या बात बोली है कि जिसकी तरफ एरो जा रहा है, जिसकी तरफ तीर जा रहा है, इसकी तरफ तीर जा रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, और किससे तीर जा रहा है? इससे तीर जा रहा है या इससे एरो जा रहा है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर समझना भैया, मैं ये बोल रहा हूं कि इस ये कौन है? उपसहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इसको मैं सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब आप पूछोगे सर सहसंयोजक बंध में या कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? मैं इसलिए कन्वर्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है जब मैं इस उपसहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट कर दूं, अर्थात इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैं कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कभी इस उपसहसंयोजक बंध को, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं, तो जिसकी तरफ तीर जा रहा है या एरो जा रहा है उस पर तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, और जिससे एरो जा रहा है, जिससे तीर जा रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो कॉमन सी बात है, इसकी तरफ जा रहा है, इस पर नेगेटिव होगा, और इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इधर देखो आप लोग, देखो ये बंध किसकी निशानी होती है? ये बॉन्ड किसकी निशानी होती है? उपसहसंयोजक बंध की। कौन सी? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। और ये बंध किसकी निशानी होती है? सहसंयोजक बंध की, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड की। एक बार देख लेना, कुछ स्टूडेंटों को तो एरोन का ही पता नहीं है, किसके क्या सिंबल होते क्या नहीं होते। इधर देखो मैं आपको बता देता हूं एरो, ये कौन से बॉन्ड का सिंबल होता है? आयनिक बॉन्ड का। वो शकल से पता लग रहा है उसकी, एक पर प्लस आ रहा है, दूसरे पर माइनस आ रहा है, तो कॉमन सी बात है, ऐसी बात तो आयनिक बंधों में ही होती है, आयनिक बॉन्ड में ही होती है। ठीक है ना? ये बंध किसकी निशानी होती है? आयनिक बॉन्ड की। ठीक है ना? ये बंध किसकी निशानी होती है? सहसंयोजक बंध की, कोवेलेंट बॉन्ड की। ये बंध किसकी निशानी होती है? उपसहसंयोजक बंध की, जिसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हो। ठीक है ना? और ये बंध किसकी निशानी होती है? धात्विक बंध की, मेटलिक बॉन्ड की। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो आप जानते हो, डॉट 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 से शो करते हैं। ठीक है ना? ये किसका सिंबल होता है? ये बॉन्ड किसका सिंबल होता है? हाइड्रोजन बंध का। क्यों होता है हाइड्रोजन बंध का? क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड होता है जो कंप्लीट रूप से बना हुआ नहीं होता। अब एक बात बताओ यार, किसी चीज को आप डॉट 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 से शो कर रहे हो, इसका मतलब तो ये निकला कि ये बॉन्ड कंप्लीट रूप से बना हुआ नहीं है। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर आप तोड़ सकते हो, आप इसको क्लीवेज कर सकते हो। ठीक है ना? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? और इन सब में सबसे ज्यादा जो दुर्बल बंध होता है, वीक बॉन्ड होता है, वो कौन होता है? वान डेर वाल्स। तभी तो वान डेर वाल्स के नाम के सामने हम पहले लिख देते हैं दुर्बल वान डेर वाल्स बल, वीक वान डेर वाल्स फोर्स। उनके लिए वान डेर वाल्स के लिए बंद बॉन्ड वर्ड यूज नहीं करते, बल करते हैं। तभी तो हम बोलते हैं वान डेर वाल्स का कभी भी नाम आता है ना तो हम उससे पहले दुर्बल शब्द जरूर लगाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं दुर्बल वान डेर वाल्स बल, मतलब वीक वान डेर वाल्स फोर्स, क्योंकि वो वान डेर वाल्स फोर्स होता है इन सब में सबसे वीक होता है। ठीक है? सबसे ज्यादा जो सॉलिड बॉन्ड होता है ना वो कौन सा होता है? धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। और ये बात तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि यार जितनी भी मेटल होती हैं वो उनके गलनांक उतनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितने ज्यादा होते हैं। क्योंकि मेटल को जितनी भी हमारे घर में जो जितने भी बर्तन होते हैं आप लोग पता सब मेटल के बने होते हैं, उनको नॉर्मल टेम्परेचर पर आप गर्म नहीं कर सकते। गर्म कर सकते हो, गर्म तो हो जाते हैं वो, ठीक है ना, लेकिन उनको मेल्ट नहीं कर सकते, उनको पिघला नहीं सकते। जैसा आप लोग पता, हम जो लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता है जो अपने घर के बर्तन होते हैं, क्या ऐसा नहीं कि गैस सिलेंडर पर रखा कोई बर्तन और बर्तन पिघल के आपका बस हो गया खत्म, ऐसा थोड़ा होता है हम लोगों का। ठीक है ना? तो इस चीज से एक आइडिया लगा लो कि उन मेटलों के बीच में कौन सी बात है, मेटल है तो मेटल की बॉन्ड होगा उनके बीच में। ठीक है ना? तो वो बॉन्ड कितना सॉलिड होता होगा, क्या आप लोग इतना टेम्परेचर देने के बाद भी उनका कुछ नहीं होता, सिर्फ ओनली गर्म होती है, वो पिघलती नहीं है। जितनी भी मेटल है आप लोगों के घर में जो बर्तन है वो सिर्फ गर्म होते हैं जब गैस सिलेंडर पर रखते हैं, लेकिन वो पिघलती नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोग सोच सकते हो कि उनके बीच में वो बॉन्ड कितना सॉलिड होगा। कौन सा बंध? धातु बंध, मेटल बॉन्ड। तो जितने भी बॉन्ड में सबसे ज्यादा सॉलिड बॉन्ड कौन सा होता है? धातु बंध,
मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद कौन सा होता है अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, ठीक है ना। और बैक बॉन्डिंग के बाद तो ये और भी ज्यादा सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कौन होता है आयनिक, फिर कौन होता है कोवेलेंट, जिसको सेसिंजक बॉन्ड बोलते हैं आप लोग। और सबसे इनमें सबसे ज्यादा कौन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें वीक बॉन्ड होता है और वान डेर वाल इनमें सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। पहले तो मेरी बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूं। देखो भैया, ये बंद आयनिक बंध की निशानी है, ये सहसंयोजक अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड की निशानी है, ये उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की निशानी है, ये कौन से बंध की निशानी है धात्विक बंध मेटेलिक बॉन्ड की, और ये किसकी निशानी है हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बॉन्ड की निशानी है। और वान डेर वाल सबसे वीक फोर्स होता है, इसलिए उसका कोई सिंबल नहीं होता है, वो एक फोर्स होता है। इनमें काउंट कर लेते हैं, काउंट इसलिए कर लेते हैं कि वो भी अट्रैक्शन को शो करता है, बस अंतर इतना है कि ये बहुत ज्यादा हाई पावर तरीका से अट्रैक्शन शो करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वीक पावर अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं। अगले पास में ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं, वो थोड़ा कम अट्रैक्शन करता है, ठीक है ना। आगे बात से किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। सबसे सॉलिड बॉन्ड कौन सा होता है धातु बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड, उसके बाद कौन सा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फिर कौन सा होता है आयनिक बॉन्ड, फिर कौन होता है कोवेलेंट सहसंयोजक बॉन्ड, फिर कौन होता है हाइड्रोजन, और सबसे वीक फोर्स कौन होता है वान डेर वाल, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। चलो मैं मेरे टॉपिक पर आ जाता हूं, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अगली बात ये समझ में, आप सुनो मैंने क्या बात बोली है, इस उपसहसंयोजक बंध को मैं सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैं कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जिसकी तरफ तीर जा रहा है उस पर नेगेटिव और जिससे तीर जा रहा है उस पर पॉजिटिव। इसका मतलब ये निकला कि ये आपका उपसहसंयोजक बंध है, ठीक है ना। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया सहसंयोजक बंध में, ठीक है ना। तो जिसकी तरफ तीर गया उस पर तो नेगेटिव चार्ज, और जिससे तीर गया उस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। मेटल पर नेगेटिव लिख दिया और कार्बन पर हमने कौन सा चार्ज लिख दिया पॉजिटिव। चलो ठीक है, इसका केस खत्म हो गया। लेकिन अभी भी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और बाकी है। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो यहां पर था, वो मैंने खत्म कर दिया, कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप पता है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये रहा, इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैं दोबारा कोवेलेंट बॉन्ड में अर्थात सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करूं, तो देखो इसको भी मैंने हटा दिया, ये लो ये हटा दिया मैंने, हटा दिया, ठीक है ना। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, इससे ही तो गया है ना। तो देखो इस पर तो कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव और इस पर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है ना। इधर देख लो भाई, एरो इधर से इधर की तभी तो गया, तो जिससे एरो गया उस पर पॉजिटिव और जिस पर एरो गया उस पर कौन सा चार्ज नेगेटिव। और आप गौर से यहां पर एक बात देखो कि कार्बन पर, एक ही कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अरे इस बॉन्ड को तो बनाओ, ठीक है ना। मतलब जो उपसहसंयोजक बंध था वो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिस तरीका से यहां पर बनाया हम लोगों ने। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एक ही कार्बन पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि किसी एक एटम पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मतलब यहां पर प्लस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और चार्ज आपका खत्म हो जाएगा। अरे सही बात है यार, इस पर पॉजिटिव है इधर की तरफ, इधर से तो पॉजिटिव आया, इधर से नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा चार्ज। अब यहां से इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएंगे। किस तरीका से बनेंगे इधर देखो आप लोग, ठीक है ना। इधर देखिए, अब पूरी तरीका समझने वाली चीज है, इधर देखते चलो आप लोग। देखो भैया, आप लोगों को पता है कि नेगेटिव चार्ज जिनके पास में होता है ना, पहले तो मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे शो करके बता देता हूं आपको। ये लो, पहले तो मैं इसको इस तरीका से लिख देता हूं माइनस, ठीक, ये लिख दिया सी, यहां पर लिख दिया डबल बॉन्ड, और इस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक, लिख दिया, सही है ना। वो पॉजिटिव मैंने जो प्लस माइनस से आया ना, एक मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएंगे। इधर देखिए आप लोगों को पता है कि माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम अच्छी तरीका से जानते हैं माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेटल पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो मेटल चाहेगी कि उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो, तो मेटल उससे स्टेबल होगी। तो देखो इसका बॉन्ड अगर यहां पर जाएगा, इसका बॉन्ड कहां पर जाएगा, यहां पर गया, एक बॉन्ड को लिखना क्यों भूल जाता हूं, ये बॉन्ड यहां पर आएगा। देखो इसका बॉन्ड यहां पर गया, तो जैसे ये बॉन्ड यहां पर जाएगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी तो पहले से कर रहा है यार। कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4, और आपने एक बॉन्ड और बना दिया, तो ऐसे तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। 5 वैलेंसी हो जाएगी तो हम नहीं चाहते कि कार्बन की 5 वैलेंसी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी है वहां पर। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और आप कभी नहीं चाहते कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये चाहता है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज आए। तो कॉमन सी बात है, यहां से ऑक्सीजन इस
इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा। क्यों तोड़ लेगा? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरा उसके सामने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो वैसे ही वीक होता है और ऑक्सीजन को जरूरत भी है। जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, वो अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा। इसका मतलब इस बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी साइड की तरफ तोड़ लेगा। क्यों तोड़ लेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव। एक कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन ये है कि कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है। 5 वैलेंसी हम चाहते नहीं, ठीक है ना। तो अब कंडीशन आप लोगों की ये बन जाएगी M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीका से कंडीशन बन जाएगी। अरे सही है ना, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक आपने ये बना दिया, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ पर फिनिश होते ही आप लोगों को पता है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखो मेटल अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहा है यहाँ पर, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके साथ भी जुड़ा वो प्लस के 2 हो रही है, ठीक है ना। कार्बन अपने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल 2 बॉन्ड इधर से कर रहा है, 2 बॉन्ड इधर से कर रहा है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और ऑक्सीजन 2 वैलेंसी होने के बाद ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होने के बाद उसके पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2। पहले तो ये बात होता है, ये बात आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? एक बार फिर बता देता हूं, यहां पर कौन सा था? उपसेचुएंट बंध, उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेचुएंट बंध में। जब मैंने उपसेचुएंट बंध को सेचुएंट बंध में कन्वर्ट किया तो इस पर नेगेटिव और इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। फिर यहां पर भी उपसेचुएंट बंध था, उसको भी मैंने खत्म कर दिया, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रक्चर बनी, कैंसिल आउट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनी। उसके बाद ये माइनस चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा तो ये बॉन्ड, ये माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तुरंत ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना? आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है, सीधा सिंपल सा प्रोसेस है, आराम से कर लेना। तो देखो ये होती है धात्विक कार्बोनाइल मेटेलिक कार्बोनाइल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाती है? धात्विक कार्बोनाइल की, अर्थात मेटेलिक कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर हो जाती है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि धात्विक कार्बोनाइल हो या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, जब उसमें बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्योंकि आप लोग पता है एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्टेबल होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड का और फॉर्मेशन हो जाता है जिसको आप बैक बॉन्डिंग बोलते हो, जिसका डिस्कशन मैं यूनिट 3 के अंदर कर चुका हूं, यहां पर भी करेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, बैक बॉन्डिंग यहां पर और ज्यादा डिटेल में दे रखी, तो बैक बॉन्डिंग का आगे जाकर हमारा टॉपिक है, उसको और अच्छी तरीके से डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बात बोल रहा था? मैं ये बहुत बोल रहा था कि जो अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्टेबल होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, और उनके बीच में बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन और हो जाए तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। कोई कॉमन सी बात है, 2-2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये धात्विक कार्बोनाइल या आप लोगों की मेटेलिक कार्बोनाइल है, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए तो कॉम्प्लेक्स आपका पहले के कंपेयर में और भी ज्यादा स्टेबल हो जाए। कैसे? इधर देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये कौन होता है? अपना CO लिगेंड होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? CO लिगेंड की। ये मेटल के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन, अर्थात उपसेचुएंट बंध का, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि उपसेचुएंट बंध का नेचर यहाँ पर कौन सा होता है? सिग्मा। क्योंकि हम जानते हैं कि पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल नहीं चाहता कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज आए, तो फिर वो इसके साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? बैक बॉन्डिंग का, जिसको आप पश्च बंधन बोलते हो। ये कौन सा होगा? आपका पाई बंध होगा, ठीक है ना। एक बार फिर तो लेना, जब सिग्मा बंध का, अर्थात जब उपसेचुएंट बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसकी तो कौन सी कक्षक भाग लेगी? भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेगी? खाली। लेकिन जब जब आपका पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो मेटल की भरी कक्षक भाग लेगी और लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेगी। अरे सही बात है यार, लिगेंड की भरे थे इलेक्ट्रॉन, लिगेंड की भरी ऑर्बिटल थी, मेटल की खाली थी, तो भरी ऑर्बिटल में से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? मेटल को दे दिए, तो इसकी तो ऑर्बिटल खाली हो गई और इसकी ऑर्बिटल भर गई। अब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो केस उल्टा हो जाएगा, इसकी भरी ऑर्बिटल होंगी और इसकी खाली ऑर्बिटल होंगी, ये हो गई बैक बॉन्डिंग। ये जो जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं और यही चीज ऐसी होती है जो आपकी सब्जेक्ट को सॉलिड करती है, ठीक है ना। यही वो चीज होती है जिनकी वजह से आपकी सब्जेक्ट सॉलिड होती है, ठीक है ना। इसलिए जितनी भी ये बेसिक चीजें हैं इनको बहुत गहराई से समझा करो आप लोग। जितनी ज्यादा गहराई से समझोगे ना और जितनी ज्यादा डीपली जाओगे इन टॉपिकों में, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को और उतनी ही ज्यादा आप लोगों की सब्जेक्ट सॉलिड होगी, उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। पहले तो ये बात होता है, यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कुछ नहीं है, सीधे सिंपल से टॉपिक है यार, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब तो ये है, ठीक है ना। बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो
ये टॉपिक हो गया मेटेलिक कार्बोनाइल। तो अब तक हमने कितने टॉपिकों के बारे में डिस्कशन कर लिया? 2। एक तो हमने किसकी बात की है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अर्थात कार्ब धात्विक यौगिक, जिसकी डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने कि धातु तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। और जिस केमिस्ट्री में इनका अध्ययन करते हैं, जिस केमिस्ट्री में इनकी स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? उसके जस्ट बाद ही मैंने फिर ये टॉपिक चालू कर दिया। पहला टॉपिक तो ये था। दूसरा टॉपिक मैंने किया धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल। तो यहां पर मैंने जो मेटल के साथ कोई ऐसा लिगेंड जोड़ दिया जो मैंने जिसकी केमिस्ट्री यहां पर दे रखी है, हमारे सिलेबस में जिसकी केमिस्ट्री दे रखी है वो सीओ लिगेंड की केमिस्ट्री दे रखी है। ठीक है ना? ये कौन सा लिगेंड होता है? सीओ लिगेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को लिगेंड में हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकता हूं कि कार्बोनाइल या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल के साथ जुड़ी होती है, तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं? धात्विक कार्बोनाइल कंपाउंड या मेटेलिक कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है ना? फिर आप लोगों के सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी और थोड़ी इनकी बेसिक चीजें बताई थी कि अगर इनके अंदर बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाए तो कॉम्प्लेक्स पेन के कंपेयर में और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करने में बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? अब इनकी कुछ बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो उनके बारे में भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं इसी लेक्चर में। ठीक है ना? इसी लेक्चर में डिस्कशन कर लेता हूं, जिससे वो भी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी आपके आप। ठीक है? तो मैं लिख देता हूं, पहले तो इसको मिटा देता हूं और कुछ आप लोगों की बनाने की विधि दे रखी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। धात्विक कार्बोनाइलों की बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनाइल। टॉपिक है आपका धात्विक कार्बोनिल के बनाने की विधियां। सीधा सिंपल सा टॉपिक है आपका, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनिल। ठीक है ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटेलिक कार्बोनिल। ठीक है? इसमें रिएक्शन को डायरेक्ट शो कर देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ समझा दूंगा। तो पहली रिएक्शन है आपकी धातुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कौन? सीओ। कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग से, मतलब डायरेक्ट जोड़ दिया आप लोगों ने, सीधे संयोग से। तो सीधे संयोग में कुछ नहीं है, ये लो Na है, उसको 4 CO से जोड़ दो तो ये बन जाएगा NiCO को होल 4। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? जो भी आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो लेना चाहो वो ले लेना आप लोग। ठीक है ना? सामान्य ताप या दाब जो भी आप लेना चाहो वो ले लेना। यहाँ पर Fe5CO, वही जो भी टेम्परेचर प्रेशर आप लोग लेने चाहो वो ले लेना। ठीक है ना? FeCO का होल 5, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? ये तो कौन सी है? धातुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग से डायरेक्ट ही जोड़ दिया आप लोगों ने। अभी और डिस्कशन कर लूंगा, उससे पहले मैं दूसरी की बात कर लेता हूं, जॉब विधि। ये कौन सी विधि है? जॉब विधि, जॉब मेथड। ठीक है ना? कोई साइंटिस्ट का नाम है जॉब मेथड, जॉब विधि या जॉब मेथड। तो इसमें भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट ध्यान में रख लेना। RMgX + 6CO CrCl3, ये बन गया CrCO का होल 6। और जो भी प्लस में आपकी XYZ कुछ भी चीज बाहर निकले उससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमारा तो बस कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है ना? या इसको ले लो RMgX + 6CO, सीधी सीधी सी है, वो तो टॉपिक करवा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है ना? एक रिएक्शन हो रहा है, इसको इधर साइड में शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। RMgX + 6CO + WCl6, ठीक है ना? ये बन जाएगी WCO का होल 6। ठीक है ना? ये हो जाती है आपकी जॉब विधि, जॉब मेथड। ठीक है ना? फिर एक और दे रखी है, उसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा अभी। तो देखो भैया सुनो, कुछ नहीं है,
एग्जाम में आए तो कर देना, ये तो सीधी सिंपल सी है यार, अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पर धात्विक कार्बोनाइलों के बनाने की विधि, मतलब मेटेलिक कार्बोनाइल को हम किस तरीका से बनाते हैं। तो पहला लिख रही है कि भाई किसी भी मेटल को डायरेक्ट आप CO लिगेंड के साथ जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो, तो बिल्कुल डायरेक्ट ही जोड़े। ये कौन से निकल मेटल है, यहाँ पर आप लोगों ने 4 CO डायरेक्ट जोड़ दिए। ये सामान्य ताप और दाब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की प्रेजेंस में आप लोग जोड़ देना, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NiCO4। और एक चीज और बता देता हूं कि ये आपके धात्विक कार्बोनाइल होते हैं ना, मेटेलिक कार्बोनाइल होते हैं, इन सब के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। एक चीज दिमाग में और क्लियर कर लेना अपने में, क्या बात बोल रहा हूं, क्या धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब के अंदर एक बात कॉमन होती है, क्या, कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। आप लोगों को पता है कि CO एक उदासीन लिगेंड होता है, CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है CO पर चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही तो आएगा यार। तो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने आयरन को 5 CO से जोड़ दिया तो FeCO को होल 5 बन जाएगा। अब यहां पर भी CO ही लिगेंड है आप लोगों का, CO पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो 5 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। मतलब यहां पर भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। फिर ये आपकी जॉब मेथड है, तो बैलेंस करो करो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो तो वो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो लास्ट में अपना प्रोडक्ट मिल जाए। तो देखो RMJ इसकी रिएक्शन 6 CO, कितने CO लिए मैंने, 6 CO लिए हैं, और CrCl3 से करवाते तो CrCO को होल 6 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और प्लस करके डॉट 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 कर देना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, इसके कोई जरूरत नहीं है। आप तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना, प्लस करके ऐसे डॉट 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 कर देना, और अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर देना बैलेंस। अरे भाई एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, जैसे कि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा के CrCO को होल 6, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे प्लस करके डॉट 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 करना चाहो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जामिनर आपका प्रोडक्ट देखेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ये सोचेगा हम तो बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस कर देना आप लोग, आपको बैलेंस करना आता है अच्छी तरीके से क्योंकि BSc थर्ड ईयर में पढ़ते हो, इतना तो जानते ही हो। बैलेंस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को बराबर नंबर कर देना, ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है ना। यहाँ पर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। अब यहाँ पर देखो RMZ6CO MOCO को होल 5, तो ये बन गया MOCO को होल 6 आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर बैलेंस कर देना आप लोग। मतलब यहाँ पर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया। एक बार फिर बता रहा हूं, मेटल और कार्बोनाइल के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब के अंदर एक बात कॉमन होती है, वो बात कॉमन क्या होती है कि उन सब के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जानते हो कि CO एक उदासीन लिगेंड होता है, CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है उस पर चार्ज क्या होता है, 0। तो चार्ज 0 होता है, किसी संख्या से उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा यार। इसलिए सबके अंदर कॉमन देख लो, पूरी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकल रही है। ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखना प्रत्येक स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 2 मेथड हो गई, ठीक है, बाकी का आप लोग देख लेना। एक मेथड को और बता देता हूं, ठीक है ना। इनको मैं फॉर्मेलिटी बेस में बता रहा हूं क्योंकि ये बताने वाली चीज नहीं है, इनको तो स्टूडेंट वैसे ही कर लेते हैं। ये एक बात बताइए, बताने वाली चीजें क्या यार, कि मेटल को डायरेक्ट CO लिगेंड के साथ जोड़ दिया, इनमें क्या लॉजिक निकल रहा है, इनको तो आप भी कर सकते हो। Ni को 4 CO से करवा, NiCO को होल 4 बन गया, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूं, इन चीजों को जो बता रहा हूं ना, इनको फॉर्मेलिटी बेस में बता रहा हूं। इन चीजों को आप लोग भी क्लियर कर सकते हो क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जो चीज समझने लायक होती है ना उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। जो चीज समझने लायक हो उस पर ज्यादा फोकस करो, इनमें समझने की ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए आराम से कर लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है तो सर एग्जाम में नहीं आता होगा। अरे भैया एग्जाम में आते हैं इसलिए तो लिखा रखें। एक चीज अपने दिमाग में और क्लियर कर लेना कि नोट्सों के अंदर जो जो चीज लिखा रखी है ना मैंने, वो कोई भी मतलब की नहीं है, सबके सब चीज मतलब की है। ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए नोट्सों को बिल्कुल बहुत ज्यादा गहराई से अध्ययन किया करो। उस नोट्सों के अंदर जो मैंने एक एक वर्ड एक एक शब्द लिखा रखा है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। वो तो मैं कभी जैसे कोई टॉपिक सीधा होता है, बहुत सिंपल होता है, तो उसके बारे में बोल देता हूँ यार इसको तो कर लेना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जाम में पूछते तभी तो लिखवा रखी है सारी चीजें मैंने, ठीक है ना। वो तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई ये समझने लायक इसमें कोई चीज है नहीं है तो इसको आप कर लेना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में आते इसलिए मैं नोट्सों में लिखवा रखे हैं, ठीक है ना। कर लेना आप लोग इनको। एक और है उसको और बता देता हूं मैं। फॉर्मेलिटी का मतलब मैं समझाने के बेस पे बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाना आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में पूछे जाते इसलिए मैं नोट्सों में लिखा रखी है सारी चीजें। ठीक है, एक और है,
ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 बनाने की विधि है, इसको भी देख लो। बैलेंस आप लोग करते रहना, इतना तो आ ही गए होगा, 5 साल में केमिस्ट्री पढ़ी है तो। NiCO को होल 4 और Cu2S, ठीक है ना। एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है 2CO को होल 3। ये कौन है? कोबाल्ट है। अरे ध्यान में रखना भैया, ये 2 CO ना, तो ये कोबाल्ट है आपकी, मेटल है कोबाल्ट। और ये CO3 कौन है आपका? कार्बोनेट लिगेंड है। ये होता है ना CO3-2, ये कौन होता है? कार्बोनेट। CO3-2 चार्ज होता है इस पे। यहां पर ले लिया 8 CO और 2 H2, ठीक है ना। ये बनाएगा CO2, CO का होल 8, 2 CO2 और 2 H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। एक ये दे रखी आपकी CrCl2 6 CO प्लस 6 CO और यहाँ पर ले लिए LiAlH4, ठीक है ना। ये बन गया CrCO को होल 6 और 3 HCl, ठीक है ना। इनको कर लेना, मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि मैंने कितनी करवाई है? 3। एक तो डायरेक्ट और एक आपकी जॉब विधि और एक ये इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है ना। आप लोग आराम से यहां पर देख लो, बैलेंस कर लेना। NiCO को होल 4 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहां पर देखो CO2 CO को होल 8 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CrCO को होल 6 और यहां पर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई ना, जो मैं बार बार मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार में? क्या धात्विक कार्बोनाइल, मेटेलिक कार्बोनाइल के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सबके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। और ये तो आप सबके अंदर देख ही रहे हो, ठीक है ना। आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की क्लास को तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया। एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पे डिस्कशन किया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों पर डिस्कशन किया है, क्या किया क्या नहीं किया पता है आप लोगों को, फिर ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बोनाइल पर डिस्कशन किया है, मतलब धात्विक कार्बोनाइल पर, मेटेलिक कार्बोनाइल पर डिस्कशन किया है, ठीक है ना। उसके बाद मेटेलिक कार्बोनाइल के बनाने की विधि करवाई है। ये धात्विक कार्बोनाइल मतलब मेटेलिक कार्बोनाइल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाई है? 3, ठीक है ना। अब विशेषकर ध्यान में रखना, इनको कर लेना अच्छी तरीका से। और एक बार फिर बता देता हूं मैं सभी स्टूडेंटों को, नोट्सों के अंदर जितनी भी चीजें लिख कर रखी ना, वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं छोड़ना है, एक एक चीज पढ़नी है, तब जाके हमारा एग्जाम में स्कोर बनेगा। ध्यान में रखना, स्कोर उन्हीं लोगों का बनता है जो एक एक चीज को समझ के और एक एक चीज को पढ़ते हैं। ये नहीं कि बस यार इसको तो शायद वो एग्जाम में नहीं पूछेगा तो इसको छोड़ देता हूं, गलत बात। पूछ लिया तब क्या कर लोगे आप लोग? नहीं, ये तो आप सोच रहे हो, आपका तो पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। अगर उसने एग्जाम में, आप लोगों ने सोची कि यार इसको एग्जाम में नहीं पूछेगा, और अगर वो पूछ लिया तो तब क्या कर लोगे आप लोग? आप लोग का पेपर सेलेक्ट करने जा रहे हो, वहां पर के पेपर बनाने जा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए अपना फालतू दिमाग मत लगाया करो। आप लोगों के सामने जितनी भी चीजें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल उनको डीपली जा जाकर चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो। कोई चीज समझ में नहीं आए तो बिल्कुल, ये आप सभी के लिए मैंने खुली छूट दे रखी है। कोई भी चीज 21-20 लगे और तुम्हें ऐसा लगता है यार दिमाग में नहीं जा रही है, तो बिल्कुल आप बिंदास होकर मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बस मुझे प्रॉब्लम एक ही चीज से है कि डाउट किसी का नहीं होना चाहिए। डाउट से मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी डाउट हो। जो मेरे पास पढ़ रहा है वो बिल्कुल सुपरियर स्टूडेंट हो, बिल्कुल सुपर स्टूडेंट हो, तभी तो पता लगता है कि भाई, पता लगा कल कहीं पर जाओ तो पता तो लगे भाई किससे पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो वहां पर अपना नाम आता है तो आप लोगों को भी होता है, हमको भी बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है ना। इसलिए मुझे एक ही चीज से एलर्जी है, डाउट से मुझे बहुत एलर्जी है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट हो तो पूछ लो यार, पूछने में क्या बुराई है। डाउट है और पूछ नहीं रहे हो तो गलत बात है, लेकिन डाउट है और पूछ के उसको दूर कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात है ना। डाउट तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसको दूर क्लियर तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी नोट्स तो मेरे साथ साथ बना ही रहे हो, ठीक है ना। बहुत से उलायती विस्मित हैं, उलायती विस्मित सुन लो मेरी बात, नोट्सों को पहले ही मत छाप देना, मेरे साथ साथ पहले क्लास को लेना, क्लास को लेने के बाद नोट्सों को बनाया करो। पहले ही छाप के बैठे मेरा पूरे नोट्सों को, ठीक है ना। पूरे नोट्सों को मत छापो, आप लोग जैसे जैसे मेरी क्लास चलती जाए ना, ऐसे ऐसे नोट्सों को बनाओ जिससे कि नोट्स अच्छे और सुंदर बने, चीजें समझ में आए, ठीक है ना। बाकी के तो आप समझदार हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।